क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। आप सुन रहे हो मुंबई अंडरवर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज का 37वां एपिसोड। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुंबई अंडरवर्ल्ड का पूरा इतिहास शुरू से जानने के लिए प्लेलिस्ट चेक करें। जिस तरह हवालात के भीतर बाबू रेशम की हत्या पर पर्दा डाल दिया गया था, उस तरह रामा नाइक के खात्मे को पुलिस एनकाउंटर के नाम पर छुपाया नहीं जा सका। अरुण गवली आखिरकार इस बात को समझ ही गया कि दाऊद किस तरह छलपूर्वक और सिलसिलेवार ढंग से उसके गैंग को कमजोर करने में लगा है। दाऊद ने, जो दोनों मर्डर के मामलों में मासूम दिखने की कोशिश कर रहा था, दो ही झटकों में बीआरए गैंग की कुख्यात तिकड़ी को बर्बाद कर दिया था। अब गवली इस तिकड़ी का अकेला जिंदा मेंबर बचा था। उसने अपने नौसिखिया गैंग को नए सिरे से संवारने और मजबूत बनाने का काम शुरू कर दिया। गवली के मराठा लड़कों की मौजूदगी शहर के मुख्यतः 3 एरियाज में थी। नॉर्थ ईस्ट टाउन्स का कंजर रोड, जहां गवली ने एक कंपनी में काम किया था और अपने लोकल कॉन्टैक्ट बना लिए थे। तारदेव में तुलसीवाड़ी और भायखला की दगड़ी चाल और प्यून चाल, जहां पर उसके आदमी अशोक जोशी, सदा पावले जो सदा मामा के नाम से जाना जाता था, गणेश तंदेल उर्फ वकील, राजू मिराशी और सुनील घाटे रहते थे। उस टाइम गवली का अकेला गैंग था जिसमें 2 ईसाई शूटर थे, राजू फिलिप्स और पॉल न्यूमैन। ये दोनों अपनी बेरहमी और गवली के गुलामी की हद तक वफादारी के लिए मशहूर थे। न्यूमैन कोई हॉलीवुड एक्टर नहीं था, गोवा से आया सीधा सादा पुराना मुंबईया था। गवली ने दाऊद के ऐसे अव्वल दर्जे के विश्वास पात्रों पर निशाना साधने का फैसला किया जो उसे अब भी पैसा कमा कर दे रहे थे। उसने ऐसे ही एक विश्वास पात्र सहयोगी सतीश राजे को ढूंढ निकाला, जिसने दाऊद के गैंग की कई बड़ी वारदातों में मेन रोल निभाया था। पक्का था कि राजे की हत्या से शहर में दाऊद की एक्टिविटीज को गहरा झटका लगता, इसलिए सबने मिलकर तय किया कि नाइक की भरपाई के तौर पर राजे को मरना होगा और एक डिटेल्ड प्लानिंग तैयार की गई। राजे को इस बात का अच्छी तरह से एहसास था कि बंबई में दाऊद की गैर मौजूदगी में उसका सहयोगी बने रहना आसान काम नहीं था, खास तौर से तब जबकि उसका बॉस उसके खून के प्यासे दुश्मनों के कई गैंग्स को अपने पीछे छोड़ गया था। इन जानलेवा दुश्मनों में पठान और मस्तान के छुटभैये शामिल थे। दाऊद के दुबई चले जाने के बाद चेंबूर के इलाके में बाशु दादा और कुंजू के खतरों से भी पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा दाऊद अब केयरलेस भी हो गया था और अपने दुश्मनों से अनाप शनाप तरीके से लड़ने में लगा हुआ था। राजे को ये चालू दुश्मनियां ही नहीं, बल्कि शहर के तरह तरह के गैंग से इनसिक्योरिटी होने का एहसास भी विरासत में मिला था। माफिया का आदमी होने और दाऊद का एक शूटर होने के नाते राजे माफिया के मर्डर्स की पेचीदगियों से अच्छी तरह वाकिफ था। 2 शूटर अपने शिकार की गाड़ी का पीछा करेंगे, सिग्नल पर उसकी कार के ठीक पीछे अपनी कार खड़ी करेंगे, निशाना साधेंगे, दनादन गोलियां दागेंगे और फुर्ती से भाग जाएंगे। ऑलमोस्ट सभी मर्डर्स में अपनाया जाने वाला पैटर्न यही था। राजे ने अपनी कार में जबरदस्त सिक्योरिटी कर रखी थी। उस पर रंगे हुए काले शीशे चढ़े हुए थे और वो पीछे की सीट पर 2 बॉडीगार्ड्स के बीच बैठता था और एक बॉडीगार्ड आगे की सीट पर बैठा होता था। इस इंतजाम के बीच वो सिक्योर्ड महसूस करता और ये था, ऐसे ही लेकिन पक्के वो भूल इरादे गया वाले था लोग कि थे। कई बार गवली और के उसके सामने आदमियों, जिनमें सिक्योरिटी सदा के इंतजाम पावले, बेकार साबित विजय होते हैं। तंदेल, पॉल अगर हथियारों ने न्यूमैन, पूरी तरह गणेश ठान ही लिया वकील हो, और तो दगड़ी अमेरिका चाल के के कई और राष्ट्रपति या लड़के भारत के शामिल थे। प्रधानमंत्री तक की उन हत्या लोग ने संभव हो 21 सकती है। नवंबर 1988 को राजे का परेल के उसके अड्डे से पीछा करना शुरू किया और नागपाड़ा चौराहे के पास में उस पर गोली चलाने का डिसाइड किया। जब राजे की कार मजगांव नागपाड़ा चौराहे पर पहुंची, तो 2 कारें आगे निकलकर उसके रास्ते में आ गईं। पूरी प्लानिंग इस तरह बारीकी और सावधानी के साथ बनाई गई थी कि 1 मिनट से भी कम टाइम में मर्डर की पूरी कार्रवाई हो जाए। इससे पहले कि राजे के बॉडीगार्ड्स को उसके हथियारों के इरादों की भनक भी मिल पाती, 3 हथौड़ों ने खिड़कियों के कांच तोड़ डाच दिए। इससे पहले तक बंबई की मुठभेड़ों में हथौड़ों का इस्तेमाल नहीं होता था। न्यूमैन ने बॉडीगार्ड्स के बीच बैठे राजे को पहचानते हुए उस पर निशाना साधा, जबकि जैसे कि ऑर्डर दिए गए थे, दूसरे लोग बॉडीगार्ड्स से उलझ गए। राजे के बॉडी में 9 गोलियां डाल दी गईं और वो ऑन द स्पॉट ही अपने तीनों बॉडीगार्ड्स के साथ कुत्ते की मौत मर गया। इस मर्डर ने दाऊद को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। न केवल उसने अपनी होम टाउन पर तैनात एक आदमी को खो दिया था, बल्कि गवली कुछ ही महीनों के भीतर इतनी जल्दी बदला लेते हुए राजे जैसे बेहद मजबूत आदमी को उड़ाने में कामयाब हो गया था। इस चाल के साथ गवली ने दाऊद के साथ जंग का ऐलान कर दिया। उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। उसने तुरंत अपने खास आदमी राजन को राजे मर्डर का बदला लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी।
राजन को दी गए ऑर्डर एकदम साफ थे। कुछ ही दिनों में हिसाब चुकता करो और गवली को मैक्सिमम नुकसान पहुंचाओ। राजन ने तुरंत गवली की टीम के बड़े से बड़े विकेट तलाशने शुरू कर दिए। अंत में उसने अशोक जोशी पर टारगेट किया, जो गवली के लिए उसके बड़े भाई जैसा हुआ करता था। इसके बाद राजन ने जोशी के ड्राइवर को घूंस खिलाई, जिसने उसे जोशी की आवाजाही के बारे में सीक्रेट इंफॉर्मेशन दी। पनवेल के पास में जाल बिछाया गया। 15 दिन के अंदर राजन ने अपने 2 शूटर सौत्या और वांग्या को तैयार कर दिया। वो 3 दिसंबर 1988 की एक ठंडी रात थी। अशोक जोशी का ड्राइवर श्याम सुंदर नायर उसे और उसके 3 शूटर्स को पूना की तरफ ले जाते हुए मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जब जोशी कार में सवार 3 लोगों के साथ बातचीत में बिजी था, तब सिर्फ नायर ही जानता था कि जोशी के दुश्मन दाऊद इब्राहिम के गैंग के 15 आदमी उसकी कार को बीच रास्ते में रोकने उनके पीछे आ रहे हैं। हथियारों के इस दस्ते को लीड छोटा राजन कर रहा था, जो अभी तक दाऊद के साथ बना हुआ था। वो तिलक नगर के अपने घर से निकला और आगे जाकर सौत्या के साथ हो लिया। सौत्या को कुछ लोग 80 के दशक का छोटा शकील मानते हैं। सौत्या AK-47 राइफल और 15 ऑटोमेटिक हैंडगनों से लैस था। बाकी लोग, जिनमें विरार का जयेंद्र उर्फ भाई ठाकुर भी शामिल था, रास्ते में उनके साथ हो लिए। बंदूकें थमा दी गईं और 5 कारें पूना की तरफ दौड़ पड़ीं। नायर ने हाल ही में अपनी वफादारी बदली थी और उसी ने दुश्मन के खेमे को उस रात जोशी के पूना के सफर की इंफॉर्मेशन दी थी। दाऊद ने, जो कि जोशी को मार डालने के लिए बेचैन था, तुरंत राजन को हुक्म दिया कि जोशी को रास्ते में ही मार दिया जाए। खूनी मुठभेड़ पनवेल के पास हुई, जहां हमलावर कारों ने जोशी की कार को घेर लिया और हत्यारे उनमें से कूद पड़े। जोशी को नायर पर कुछ दिनों से शक तो था ही, उसने तुरंत उसके गद्दारी को पहचान लिया और अपनी बंदूक खींचकर गालियां बकते हुए उसकी खोपड़ी उड़ा दी। राजन और उसके आदमियों ने धड़ाधड़ गोलियां बरसाईं और जोशी की कार को छलनी कर दिया। रक्त और मांस के टुकड़े कार के भीतर छितरा गए और उसके 3 गुर्गे वहीं पर ढेर हो गए। कुछ ही सेकंड में राजन अपने आदमियों के साथ भाग निकला और उनकी गोलियों से ठुकी पिटी जोशी की कार धीरे से एक तरफ लुढ़क गई। इस हत्या के साथ ही पुराने 2 दोस्तों के बीच जंग की दरारें साफ तौर पर खिंच गईं। दोनों ही अपने अपने वर्चस्व को साबित करना चाहते थे। दोनों ही गैंग्स के थिंक टैंक निशानों की लिस्ट तैयार करते हुए एक दूसरे के बर्बादी की प्लानिंग्स बनाने में लग गए। और फिर एक बेहद खुखार रक्तपात की शुरुआत हुई, जो किसी तरह कम होने में नहीं आता था। दोनों गैंग्स के होटल व्यापारियों, पैसा लगाने वालों, हमदर्दों और समर्थकों का बेफाम सफाया होने लगा। बंबई पुलिस मूक दर्शक बनकर रह गई। हालांकि ऊपर के लोगों का सोचना था कि अच्छा ही है कि गैंगस्टर्स एक दूसरे को मारने में लगे हैं और इस तरह शहर में अपराधियों की तादाद को घटा रहे हैं। जो बात वो नहीं समझ रहे थे, वो ये थी कि लॉ एंड ऑर्डर की बदतर होती हालत ने आम आदमी को जोखिम में डाल दिया था और शहर को असुरक्षित बना दिया था। और जहां शहर इस गैंगवार की चपेट में था, वहीं माफिया के स्तर में गिरावट का एक नया दौर शुरू हुआ और वो अपने ही बुनियादी उसूलों का उल्लंघन करने लगा। फॉर एग्जाम्पल, बंबई माफिया की हुकूमत का उसूल था कि 2 गैंग के बीच दुश्मनी में चाहे कितनी ही कड़वाहट क्यों ना हो, परिवार के लोगों का खून कभी नहीं बहाया जाना चाहिए। परिवार के जो सदस्य माफिया गैंग के मेंबर होते थे, उन्हें हालांकि यह अभयदान नहीं था, लेकिन माफिया उन लोगों को कभी निशाना नहीं बनाता था जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के कारोबार में नहीं होते थे। अब दाऊद जानता था कि गवली का खुद का दिमाग नहीं चलता है। पहले वह बाबू रेशम और रामा नाइक की चालाकियों पर निर्भर करता था और बाद में जब दोनों मारे गए तो उसने अशोक जोशी को अपना उस्ताद बना लिया था। अशोक जोशी के बाद गवली अपने बड़े भाई पापा गवली से सलाह मशवरा करने लगा था। गवली दगड़ी चाल से मुश्किल से ही कभी बाहर निकलता था, लेकिन पापा गवली बेहिचक सड़कों पर घूमता था। पापा गवली का ख्याल था कि दाऊद माफिया के उसूलों में भरोसा रखता है और इसलिए उसे कभी अपना निशाना नहीं बनाएगा। 22 जनवरी 1990 को दाऊद के गैंग में नया नया भर्ती हुआ शूटर पापा गवली का पीछा करता हुआ माहिम के शीतला देवी मंदिर पहुंचा और उसे गोली से मार दिया। मौत के सौदागरों के लिए एक निर्जीव जिस्म एक और हादसे से ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन पापा गवली की मौत एक अलग ही बॉल थी जिसने उसे होम ग्राउंड पर एक स्टिकी विकेट के सामने ला खड़ा किया था। पापा की हत्या ने गवली गैंग और उसके सरगना को अपंग बना दिया था। गवली गिल्ट से भरा हुआ अपने भाई और अपने उन करीबी लोगों की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था,
जिनके शोक में वो लगातार डूबा रहा था। इस ठहराव से मिले मौके का फायदा उठाते हुए दाऊद ने गवली गैंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला बोल दिया। सुनील सावंत कंजर गांव में घुसा और उसने एक ही हमले में गवली के 6 लोगों को मार गिराया। गवली की खामोशी और उसके ठंडे पड़ जाने ने गैंग को भारी नुकसान पहुंचाया था। पहली बार था जब गैंग का मनोबल गिरकर सबसे निचले पायदान पर आ गया। आखिरकार गवली के लोगों ने पलटवार करने का फैसला किया और किसी ऐसे इंसान को नेस्तनाबूद करने की प्लानिंग बनाई जो न सिर्फ दाऊद का सबसे करीबी हो बल्कि जो गैंग के लिए सबसे बड़ा शिकार साबित हो। जो नाम सुझाया गया वो था इब्राहिम पारकर। पारकर दाऊद की बहन हसीना का पति था। दाऊद अपनी सारी बहनों में सबसे ज्यादा इसी बहन के करीब था। इस्माइल इब्राहिम पारकर एक सदियों पुराने कहावत का शिकार बना, आंख के बदले आंख। पारकर को शिकार के रूप में चुना गया। पारकर एक जूनियर एक्टर था और अरब गली नागपाड़ा में कादरी होटल का मालिक था। 26 जुलाई 1992 को वो कैश रजिस्टर लिए बैठा हिसाब किताब देख रहा था। साथ ही एक नजर बाहर भी रखे हुए था ताकि भाई बनने की कोशिश करने वाला कोई व्यक्ति किसी तरह की मुसीबत खड़ी करने की कोशिश न कर सके। बीच बीच में लोग आकर उससे बात करते रहे और चाय पीते हुए उससे अपने कारोबारी झगड़ों के बारे में बातचीत करते रहे। पारकर उनकी बातों को ध्यान से सुनता, उनसे सवाल पूछता और उनके बीच के झगड़ों को निपटाने की कोशिश करता। पारकर जब अपने ड्राइवर सलीम पटेल के साथ होटल से निकला तो दिन का तीसरा पहर समाप्त होने को था। वो होटल के बाहर खड़ा हुआ था कि तभी 4 आदमी तेजी से उसकी तरफ बढ़े। पास पहुंचकर उन लोगों ने अपनी शर्ट से रिवॉल्वर निकाले, पारकर और पटेल पर फुर्ती से गोलियां दागीं और भाग गए। पराकर चिल्लाता हुआ और पटेल से मदद की गुहार करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसे दिल और दूसरे सेंसिटिव जगहों पर कई गोलियां लगी थीं और उसने सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। हत्या की खबर सबसे पहले उसकी बीवी हसीना के पास पहुंची और उसके बाद दाऊद के पास पहुंची जो दुबई में था। उबलते खून के साथ उसने ये खबर फोन पर सुनी और हुक्म दिया कि जब तक हत्यारों को मार गिराया नहीं जाता तब तक कोई आदमी चैन से नहीं बैठेगा। चारों शूटर्स की पहचान कर ली गई। ये थे शैलेश हल्दनकर, बिपिन शेरे, राजू बटला और संतोष पाटिल। महीने भर बाद हल्दनकर और शेरे ने एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी और भाग गए। लेकिन उन्होंने एक गलती की कि 2 दिन बाद फिर से उसी इलाके में आ गए। इलाके के लोगों ने उन्हें पहचान लिया और धर दबोचा। वो अरेस्ट कर लिए गए, लेकिन लोगों ने उन्हें पीट पीट कर इस कदर घायल कर दिया था कि उन्हें जे अस्पताल ले जाना पड़ा। खुद को पूरी तरह से दुरुस्त करने और पलटवार करने में गवली को लगभग 2 साल लग गए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने दाऊद के गैंग पर यह भीषण हमला किया था। अब शोक मनाने की बारी दाऊद और उसके गैंग के लोगों की थी। मातम का कोहरा न सिर्फ नागपाड़ा और डोंगरी की सड़कों पर पसर गया, बल्कि रत्नागिरी में दाऊद के होम टाउन मुमका तक और दुबई के उसके हेडक्वार्टर तक फैलता चला गया। पारकर की हत्या के साथ अनवरत हिंसा और रक्तपात के सिलसिले पर एक दुख से भरा विराम लग गया, लेकिन बहुत कुछ खोकर हासिल किया गया। ये अमन टेम्परेरी ही था। मुंबई अंडरवर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज में आगे की कहानी में क्या हुआ, आपको आने वाले पार्ट में बताऊंगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।